ठीक है, तो शुरू करते हैं वैक्सीन्स। सबसे पहली चीज़ जो वैक्सीन में आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि भाई वैक्सीन का मतलब क्या होता है। एक इम्यूनोबायोलॉजिकल सब्सटेंस है जो कि स्पेसिफिक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है किसी बीमारी के लिए। आप BCG वैक्सीन लगाते हो या आप मीजल्स की वैक्सीन लगाते हो, ये एक स्पेसिफिक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। यहाँ पे ना एक आपको हिंट दिया हुआ है, 4 लेवल ऑफ प्रिवेंशन में से ये कौन सा लेवल ऑफ प्रिवेंशन होता है? ये होता है प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के मोड्स ऑफ इंटरवेंशन में 2 होते हैं, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन एंड हेल्थ प्रमोशन। उसमें से ये आपका प्राइमरी लेवल का प्रिवेंशन होता है, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। तो वहाँ भी ये वाइवा में कई बार आपसे पूछा जाता है। तो अगर हम बात करें कि वैक्सीन्स क्या होती हैं, तो वो इम्यूनोबायोलॉजिकल सब्सटेंस होती हैं जो कि स्पेसिफिक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं किसी भी बीमारी के लिए। इससे पहले एक सवाल पूछा जाता है, भाई ये किस तरह की इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है? तो याद रखना, इम्यूनिटी 2 तरह की होती हैं, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है? हमारे शरीर के अंदर एक्टिवली एंटीबॉडीज प्रोड्यूस की गई। और पैसिव इम्यूनिटी कैसे आती है हमारे शरीर में? पैसिवली हम बाहर से पैसिवली एंटीबॉडीज देते हैं। तो एक्टिव इम्यूनिटी कैसे आती है? हम वैक्सीन्स देते हैं। वैक्सीन्स में क्या होता है? वैक्सीन्स में एंटीजन होता है, जिस एंटीजन की वजह से हमारी बॉडी में एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती हैं। जबकि पैसिव इम्यूनिटी के तौर पे हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स देते हैं। उसमें होता क्या है? उसमें एक्चुअली डायरेक्ट हम एंटीबॉडीज़ दे देते हैं। तो ये आपका वाइवा में इसके पहले सवाल आता है वैक्सीन के पहले कि भाई ये एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है कि पैसिव? तो ये एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। वैक्सीन में एंटीजन होता है जिसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर एक्टिवली एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं, दैट्स वाई एक्टिव इम्यूनिटी। उसके बाद बात करें कुछ उसकी हिस्ट्री पे कि भाई टर्म वैक्सीन किसने दी थी, तो ये आपको पता है, लुईस पास्चर। बचपन से जब से बायो उठाया तब से पढ़ रहे होगे। वैक्सीनेशन टर्म किसने कॉइन की थी? ये एडवर्ड जेनर था। ये 2 अलग अलग चीज़ें याद रखना। वैक्सीन किसने कॉइन की? लुईस पास्चर। वैक्सीनेशन कॉइन किसने की? एडवर्ड जेनर ने। उसके बाद सबसे पहली वैक्सीन किसने बनाई थी? एडवर्ड जेनर ने ही बनाई थी और स्मॉल पॉक्स बनाई थी। तो एडवर्ड जेनर के नाम पे आपको क्या क्या याद रखना है? एडवर्ड जेनर ने टर्म वैक्सीनेशन दिया था। क्यों? क्योंकि वही भाई साहब ने तो स्मॉल पॉक्स बनाई थी, सबसे पहली वैक्सीन। तो लुईस पास्चर, एडवर्ड जेनर, ये 2 नाम आपको याद होने चाहिए वैक्सीन्स के नाम पे। अब ना सवाल आता है कि भाई कितने तरह की वैक्सीन्स होती हैं। अगर हम बात करें कि कितने तरह की वैक्सीन्स होती हैं, तो सबसे पहले तो लाइव एटेन्यूएटेड। एक चीज़ याद रखना, लाइव वैक्सीन बोलना छोड़ देना। लाइव वैक्सीन मत बोला करो, लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन बोलो। मुख्यतः कितने तरह की होती हैं? 5 होती हैं। एक होती है लाइव एटीन्यूएटेड, अगर लाइव है तो किल्ड भी होगी, तो किल्ड वैक्सीन भी है। टॉक्साइड वैक्सीन होती है, सेलुलर फ्रैक्शन होती है, और रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन होती हैं। क्या होती हैं, क्या करती हैं, ये देखेंगे हम। सबसे पहली बात करेंगे कि भाई लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन का मतलब क्या होता है। तो लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन का मतलब होता है कि भाई किससे बनाई गई है। आप वही जो आपका ऑर्गेनिज्म है, जिस भी बीमारी के लिए, अगर आप पोलियो की बात करो तो OPV दैट इज सेबिन जो है, आप करते क्या हो? बार बार उसको टिश्यू कल्चर कराते रहते हो। फॉर एग्जांपल आपने कल्चर कराया और ऑर्गेनिज्म ग्रो किए, फिर यहाँ से उठाया, फिर कल्चर किया, फिर ऑर्गेनिज्म ग्रो किया, फिर यहाँ से उठाया, फिर कल्चर किया, फिर ऑर्गेनिज्म ग्रो किए। आप कर क्या रहे हो? बार बार। एक तरह से होता है ना कि भाई आपने रसना बनाया, मस्त अच्छा कंसंट्रेटेड है, उसके बाद आपने उसको पानी में मिला दिया, थोड़ा सा डाइल्यूट हो गया, उसके बाद आपने उसको दूसरे गिलास ऑफ पानी में मिला दिया और डाइल्यूट हो गया, उसके बाद आपने तीसरे गिलास ऑफ मिला दिया रसना। तो मैं दारू नहीं बोल रहा, मैं नहीं पीता इसलिए रस नहीं पियो। तो आपका डाइल्यूट होता जाएगा। वही यहाँ पे हो रहा है, इससे यहाँ पे ग्रो किया, यहाँ ग्रो किया, तो होगा क्या? उसका ना विरुलेंस कम हो जाएगा, यानी कि उसको बीमार करने की क्षमता जो है उस ऑर्गेनिज्म की वो कम हो जाएगी, लेकिन एंटीजेनिसिटी मेंटेन रहेगी। एंटीजेनिसिटी का मतलब अगर हम उसको देंगे तो हमारे शरीर में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगी। तो जब आप लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन देते हो तो आपके शरीर में ड्यू टू इट्स एंटीजेनिसिटी आपके शरीर में एक्टिवली एंटीबॉडीज तो प्रोड्यूस होंगी, लेकिन वो फुल ब्लोन डिजीज नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका विरुलेंस कम हो गया है। एटेन्यूएटेड का मतलब यही होता है वाइवा के लिए, याद रखना इस पॉइंट को। अब लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन के बारे में कुछ चीज़ याद रखना कि भाई ज़्यादातर लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन में सिंगल डोज ही काफ़ी होती है।
कुछ एक्सेप्शंस हैं जैसे कि ओपीवी हम याद करेंगे बर्थ में भी देते हैं, 6, 10, 14 में भी लगती है, उसके बाद बूस्टर भी लगते हैं। तो ओपीवी को हटा दो तो ज़्यादातर लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन में सिंगल डोज काफ़ी होता है इम्यूनिटी लाने के लिए। अब याद रखना कि लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन जो होती है ना वो किल्ड वैक्सीन के मुकाबले ज़्यादा अच्छी होती है, मोर पोटेंट होती है। क्यों? क्योंकि पहली बात तो किल्ड वैक्सीन में आप एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिज्म डालते हो, किल्ड भी होते हैं। आप क्या करते हो लाइव एटेन्यूएटेड में लगभग जिंदा डालते हो, तो डालते तो इतने से हो, अंदर जाके मल्टीप्लाई होकर इतने सारे हो जाते, तो जितना आपने डाला उससे कहीं ज़्यादा आपके शरीर में हो जाते हैं, तो ज़्यादा अच्छी या ज़्यादा पोटेंट होती है। एक बहुत मिथ है, क्या हम दोनों एक साथ दे सकते हैं? हाँ भैया, जब नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल पढ़ेंगे तब आप देखोगे भी कि लाइव और किल्ड वैक्सीन को एक साथ दिया जा सकता है। अब एक बहुत बड़ा सवाल कि क्या 2 लाइव वैक्सीन को एक साथ दे सकते हैं? तो हाँ भाई, 2 लाइव वैक्सीन को साइमल्टेनियसली एक साथ दिया जा सकता है। अगर एक साथ दे रहे हो तो याद रखना कि 2 अलग अलग साइट्स पे दो, ऐसा नहीं कि एक जगह एक टोची उसी जगह दूसरी टोच दी, 2 अलग अलग साइट पे देख सकते हो, या फिर एटलीस्ट 3 से 4 हफ्ते का गैप रखो दोनों लाइव वैक्सीन्स में। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भाई कौन सी 2 लाइव वैक्सीन है जिनको कि हम साथ में नहीं दे सकते, दैट इज येलो फीवर और कॉलरा, इनको हम साथ में नहीं दे सकते। येलो फीवर और कॉलरा वैक्सीन हम साथ में नहीं दे सकते। तो वही आपको प्रीपीजी में पूछा हुआ सवाल है कि ये कॉलरा वैक्सीन और येलो फीवर वैक्सीन को कभी भी साथ में नहीं दिया जा सकता, दोनों ही लाइव वैक्सीन है, इनको साथ में नहीं देना है। कुछ और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो आए हुए हैं कि लाइव वैक्सीन अगर आप देते हो तो कोशिश ये करनी चाहिए कि एटलीस्ट 12 हफ्ते तक आप इम्यूनोग्लोबुलिन नहीं दो, या अगर आपने पहले इम्यूनोग्लोबुलिन दे दिया है तो एटलीस्ट 2 हफ्ते तक आप लाइव वैक्सीन मत दो। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपने किसी को लाइव वैक्सीन लगाया है तो अगर आपको उसके बाद इम्यूनोग्लोबुलिन देना है तो एटलीस्ट 12 हफ्ते का वेट करो, उसके बाद इम्यूनोग्लोबुलिन दो। अगर आपने किसी को इम्यूनोग्लोबुलिन लगाया है तो एटलीस्ट 2 हफ्ते का वेट करो, उसके बाद लाइव वैक्सीन दो। यहाँ कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है, ठीक है। और अगर हम लाइव वैक्सीन की बात करें, अगर आपने किसी को लाइव वैक्सीन लगाई है तो एटलीस्ट कितने हफ्ते का गैप होना चाहिए? तो 3 से 4 हफ्ते का गैप होना चाहिए 2 लाइव वैक्सीन में। हालांकि आप 2 लाइव वैक्सीन को एक साथ भी दे सकते हो, मगर साइट जो है वो डिफरेंट होनी चाहिए, ठीक। अब अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो बहुत सारे हैं, बीसीजी हो गई, उसके बाद ओपीवी में सेबिन जो है वो लाइव है, जबकि साक जो है वो किल्ड है, लाइव एटेन्यूएटेड है, और साक जो है वो किल्ड है। रोटा वैक्सीन हो गई, येलो फीवर वैक्सीन हो गई, रूबेला, वेरिसेला, ये सारी लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन के एग्जाम्पल हैं। तो हमने लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन के बारे में क्या पढ़ा कि भाई साहब क्या करते हैं, इसको बार बार कल्चर कराते हैं, चिकन एम्ब्रियो से पास कराते हैं, जिसकी वजह से इसकी विरुलेंस कम हो जाती है लेकिन एंटीजेनिसिटी मेंटेन रहती है। सिंगल डोज काफ़ी होता है, ज़्यादातर में ओपीवी को छोड़ के किल्ड वैक्सीन से ज़्यादा अच्छी होती है। लाइव किल्ड दोनों को साथ में दे सकते हैं, 2 लाइव वैक्सीन भी साथ में दे सकते हैं। अगर आप दे रहे हो तो दोनों डिफरेंट साइड पे दो, वरना 3 से 4 हफ्ते का गैप करो। कॉलरा वैक्सीन और येलो फीवर वैक्सीन को कभी साथ में नहीं देना है आपको। अगर आपने लाइव वैक्सीन दी है और इम्यूनोग्लोबुलिन लगाना है तो 12 हफ्ते का वेट करो, और अगर आपने इम्यूनोग्लोबुलिन दी है और लाइव वैक्सीन लगाना है तो 2 हफ्ते का वेट करो। उसके बाद आपके एग्जाम्पल्स। लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन में इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद अगर बात करें हम कि भाई साहब इनएक्टिवेटेड या किल्ड वैक्सीन क्या होती है, इसमें जो होता है ना, ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनको मार दिया जाता है। किसकी मदद से? या तो हीट की मदद से या तो केमिकल्स की मदद से उनको निपटा दिया जाता है। अब क्या होता है कि जब हम देते हैं ना तो एक्टिव इम्यूनिटी, यानी कि एक्टिव एंटीजन ही रहेगा उसमें, तो एक्टिवली हमारे शरीर में एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होंगी। अब ये चीज़ हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये लेस एफिकेशियस है, बेहतर लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन होती हैं, लेकिन हाँ ये अच्छी होती हैं। अगर हम डोज रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो इंट्रामस्कुलर या सबक्यूटेनियसली दी जाती हैं किल्ड वैक्सीन्स। एग्जाम्पल के तौर पे आईपीवी, ओपीवी और आईपीवी। ओपीवी इज सेबिन, आईपीवी इज साक। उसके अलावा पर्ट्यूसिस और किल्ड इन्फ्लुएंजा, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं इनएक्टिवेटेड किल्ड वैक्सीन के। अगर हम टॉक्सॉइड वैक्सीन की बात करें तो हमने पढ़ा ही होगा कि माइक्रो में हमने पढ़ा है बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं।
तो यही जो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, उनकी टॉक्सिन को हमने उठाया, उनको डिटॉक्स किया और उसके बाद उससे हमने वैक्सीन बना ली। तो वो जो वैक्सीन बनती है उसको कहते हैं टॉक्सॉइड वैक्सीन। इसके एग्जांपल के तौर पे हमें याद है डिप्थीरिया टॉक्सिन पढ़ते थे, तो डिप्थीरिया की टॉक्सिन उठाई, उसकी डिटॉक्स किया, उसके बाद बना ली डिप्थीरिया टॉक्सॉइड वैक्सीन। ऐसी टिटनस टॉक्सिन हम पढ़ते थे, तो टिटनस की टॉक्सिन उठाई, टॉक्सिन को डिटॉक्स किया और उसके बाद उससे वैक्सीन बना ली। तो डिप्थीरिया टॉक्साइड और टिटनेस टॉक्साइड आपकी टॉक्सॉइड वैक्सीन के एग्जाम्पल। उसके बाद सेलुलर फ्रैक्शन वैक्सीन, अभी इनफैक्ट जब आईपीवी नई नई आई थी तब इंट्रामस्कुलर लगाया जाता था, उसके बाद 1-1.5 साल बाद उसका फ्रैक्शनल डोज ऑफ आईपीवी देने लगे थे। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एफआईपीवी। इसमें करते क्या है, हम सेलुलर एक्सट्रैक्ट निकालते हैं, सेल का फ्रैक्शन निकालते हैं, सेलुलर फ्रैक्शन निकालते हैं और उससे फिर वैक्सीन को बनाते हैं। दैट इज़ आपका सेलुलर फ्रैक्शन वैक्सीन। इसको याद रखना, ये आपसे वाइवा में पूछा जाता है कि भाई जो आईपीवी है वो किस तरह की वैक्सीन है, तो वो सेलुलर फ्रैक्शन वैक्सीन है, इसीलिए इसको FIPV ऐसा लिखा जाता है। F इज़ फॉर फ्रैक्शनल डोज ऑफ आईपीवी, ठीक है। उसके बाद आता है रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन। रिकॉम्बिनेंट यानी क्या, मिक्स्ड वैक्सीन। मिक्स्ड वैक्सीन यानी एक से ज़्यादा वैक्सीन या एक से ज़्यादा बीमारियों के लिए वैक्सीन को जब हम इस्तेमाल करते हैं, यानी एक ही वैक्सीन में एक से ज़्यादा चीज़ें हैं, जैसे कि पेंटावेलेंट, DPT, TD, MMR। MMR में क्या है, मीजल्स, मम्स, रूबेला। TD में क्या है, टिटनस एंड D इज़ फॉर डिप्थीरिया। DPT में क्या है, D इज़ फॉर डिप्थीरिया, P इज़ फॉर पर्ट्यूसिस, T इज़ फॉर टिटनेस। पेंटावेलेंट में क्या है, पेंटावेलेंट में पहले तो DPT है, D इज़ फॉर डिप्थीरिया, P इज़ फॉर पर्ट्यूसिस, T इज़ फॉर टिटनेस। उसके अलावा आएगा हेपेटाइटिस बी, उसके अलावा आएगा H इन्फ्लुएंजा टाइप बी। तो पेंटावेलेंट में ये 5 पेंटाइज 5। तो ये चीज़ें हैं जो आपको टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स में पता होना चाहिए। तो अगर आपको वैक्सीन पे सवाल आता है तो आप पहले तो लिखोगे कि भाई वैक्सीन क्या होता है, उसकी हिस्ट्री के बारे में लिखोगे, किसने नाम दिया था, किसने वैक्सीनेशन दिया था, पहली वैक्सीन कौन सी थी, पहली वैक्सीन किसने बनाई थी। उसके अलावा एक जो MCQ आया था वो भी आप लिख सकते हो चाहो तो, कि पहली रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन जो कि यीस्ट में क्लोन की गई थी वो हेपेटाइटिस बी थी। उसके बाद आप बता सकते हो कि टाइप्स ऑफ वैक्सीन कितनी होती हैं। तो टाइप्स ऑफ वैक्सीन लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है, इनएक्टिवेटेड किल्ड वैक्सीन है, टॉक्सॉइड वैक्सीन है, सेलुलर फ्रैक्शन वैक्सीन है और रिकॉम्बिनेंट मिक्स्ड वैक्सीन है। तो ये तो हो गया जो आपको आंसर में अपने लिखना है। उसके बाद थोड़ी सी चीज़ें और, अलग अलग वैक्सीन्स के ना अलग अलग स्ट्रेन यूज़ करते हैं और उस पर MCQs बहुत आते हैं, कईयों बार उस पर MCQs आपको आए हुए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट हैं जिनको मैं नोट्स में डाल दूंगा, लेकिन जिन पे मुख्यतः सवाल आए हैं दैट इज़ BCG का दानिश 1331 स्ट्रेन, OPV का P1, P2, P3 है आपके पास। मीजल्स के लिए इसको मैंने याद किया था, मी और गरीब से मैं गरीब हूँ, तो मीजल्स का एडमोस्टोन जारी स्ट्रेन। उसके बाद हम बात करें मम्स की, तो मम्स के लिए जेरी लिन स्ट्रेन है। तो मुझे टॉम एंड जेरी का वो एपिसोड बहुत याद आता, जब जेरी के साथ एक छोटा सा चूहा आ जाता था तो जेरी एकदम मम्मी की तरह एक्ट करता था। तो मुझे याद है जेरी मम्मी। तो मम्स के लिए कौन सा है, जेरिल लिन स्ट्रेन, मुझे ऐसे याद हुआ था। उसके बाद रुबेला तो ठीक है, RA तो यहाँ पे लिखा हुआ है, रुबेला 27-3। उसके बाद जैपनीज इंसेफ्लाइटिस, तो नाम भी उसका जैपनीज टाइप का है, नाकायामा स्ट्रेन। उसके बाद ऐसे 14-14-2 सेल कल्चर ड्राइव्ड है। उस पर एक MCQ मिला था कि एडल्ट जैपनीज इंसेफ्लाइटिस वैक्सीन का जो कैंपेन है वो कितने उम्र के लोगों को कवर करता है, तो 45 से 65 और करीब 31 डिस्ट्रिक्ट में है। एकदम ही अलग टाइप का MCQ आया था, तो आप उन्होंने उसको डाल दिया। उसके बाद हम बात करें अगर स्वाइन फ्लू या किल्ड वैक्सीन के बारे में, तो ये कहाँ पे, जैसे कि अभी पेंडेमिक कोविड-19 चल रहा है, वैसे ही ये 2009 में इसका पेंडेमिक आया था, कैलिफोर्निया में मिला था शुरुआत में, तो A7 कैलिफोर्निया 2009 स्ट्रेन यूज़ करते हैं। अगर हम बात करें ट्राइवेलेंट इन्फ्लुएंजा वैक्सीन जो चलती है उसमें कौन सा स्ट्रेन होता है, तो 2 तो वही अपने नॉर्मल वाले इन्फ्लुएंजा हो गए, H1N1 और H3N2। उसके अलावा इन्फ्लुएंजा बी वायरस भी उसमें होता है।
एच इन्फ्लुएंजा टाइप बी की जो कॉन्जुगेट वैक्सीन होती है उसमें पीआरपी एक कैरियर होता है। ये मेरे को एक एमसीक्यू मिला था इसलिए डाल दिया था। उसके अलावा इन्फ्लुएंजा वैक्सीन को कैसे दे सकते हैं, तो ये जो लाइव वाली थी ना, इसको नेजल ड्रॉप्स के थ्रू, अगर किसी ने कंटेजियन मूवी देखी है तो उसमें ऐसा दिखाया गया था। तो उसके बाद अगर हम टाइफॉइड की बात करें तो आपको यहाँ पे दिख ही रहा है टाइफॉइड का TY, तो TY21A, और इसमें भी जो बेस्ट होती है वो ओरल होती है। मलेरिया के लिए भी आ गई है SPX16 लाइटिक कॉकटेल होती है। उसके अलावा RTS भी है आपके पास, SA01 या मॉस्क्यूरेक्स भी है। चिकन पॉक्स के लिए आपके पास ओके चल रही है। HPV वैक्सीन में याद रखना, मैं तो बोलता हूँ ना कि ये वाली याद कर लो, उसके बाद तो सभी याद हो जाएंगे। कौन सी वाली? मुख्यतः ये आपकी हो गई 9 वैलेंट। 9 वैलेंट के जितने अंदर है सब आ जाएंगे। जैसे कि बाईवैलेंट है, बाईवैलेंट के अंदर 16 और HPV 16 और 18 होता है। क्वाड्रीवैलेंट यानी कि 4 होते होंगे, तो 16 18 के अंदर ऊपर 6 और 11 ऐड कर दो तो 4 हो जाएंगे। उसके अलावा गार्डासिल 9 भी होता है, इसमें 9 वैलेंट होती हैं, तो 6 और 11 तो था ही, 16 और 18 भी था। उसके अलावा 31 33 और 45 ऐड कर दो, साथ में 52 और 58 ऐड कर दो। तो इसको ना याद रखना, क्योंकि HPV वैक्सीन पे बहुत बार सवाल आया है और ज़्यादातर पे सवाल आया है बाईवैलेंट में कौन सी होती है, और नाम तो इसका सिराविक्स है। क्वाड्रीवैलेंट और गार्डासिल याद रखना, 2 हैं, गार्डासिल क्वाड्रीवैलेंट भी है, गार्डासिल 9 वैलेंट भी है, या नैनो वैलेंट भी कहते हैं इसको। तो इनके नंबर्स याद रखना। नंबर्स कैसे याद रखोगे? पहले तो आप ना बाईवैलेंट का याद कर लो। बाईवैलेंट में कौन सा है? 16 और 18। अब अगर आप उसको क्वाड्रीवैलेंट वाला याद करना है तो इसके पहले वाले 2 याद कर लो, 6 और 11। अब अगर आपको नैनो वैलेंट याद करना है तो इसके बाद 5 आएंगे। वो 5 कौन से होंगे? तो 31 33 और 45, और उसके बाद 50s वाले 52 और 58, तो 9 वैलेंट वाले। तो ऐसे आप याद रख सकते हो HPV वैक्सीन को। अगर हम कॉलरा वैक्सीन की बात करें तो उस पर भी सवाल आए हुए हैं MCQ। डुकोरॉल है, सेंचॉल है, ओर्कोवैक्स है और ओरोकॉल है। और अगर हम बात करें, एक क्वेश्चन आया था काफ़ी पहले आया था कि कौन सा ऐसा वैक्सीन का स्ट्रेन है जो समय समय पे चेंज होता रहता है, तो इन्फ्लुएंजा में याद रखना, जो वैक्सीन अभी चल रही है हो सकता है कि 10 साल बाद वो वैक्सीन काम ही ना करे, क्योंकि उसका जो स्ट्रेन है वो म्यूटेट कर जाता है। जो अभी हमको कोविड में बहुत देखने मिल रहा है कि भाई उसका स्ट्रेन ही म्यूटेट कर जा रहा है, तो कुछ कर ही नहीं सकते उसके बाद। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि अगर आपको MCQ आता है कि भाई कौन सी वैक्सीन है जिसका स्ट्रेन चेंज होता रहता है, तो वो है आपका इन्फ्लुएंजा। ठीक, तो ये आपने पढ़ लिया थोड़ा सा वैक्सीन के स्ट्रेन्स के बारे में। अब मैंने क्या कहा कि अगर आपको क्वेश्चन आता है ना, तो क्वेश्चन में आपको तो लिखना है कि भाई वैक्सीन क्या होती है, उसकी हिस्ट्री क्या होती है, उसके बाद आप उसको टाइप्स बता देने हैं। ये MCQs वगैरह के लिए हैं कि वो स्ट्रेन्स कौन कौन से होते हैं, कॉन्ट्राइंडिकेशंस कब कब हो सकते हैं वैक्सीन के। तो याद रखना, अगर प्रेगनेंसी है तो आप लाइव वैक्सीन्स नहीं देनी है एक्सेप्ट येलो फीवर। तो प्रेगनेंसी में आप येलो फीवर दे सकते हो, उसके अलावा सारी वैक्सीन्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड हैं। तो कैसे याद करोगे? भाई प्रेग्नेंट फीमेल है तो वो क्या हो जाती है? एनीमिक तो हो ही जाती है। एनीमिक होती है तो क्या लाल रहती है? नहीं, वो लाल नहीं रहती, एकदम पीली पड़ जाती है, येलो। तो येलो फीवर वैक्सीन जो है वो आप प्रेगनेंसी में दे सकते हो। बाकी सारी लाइव वैक्सीन्स जो हैं वो प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती हैं। ठीक, उसके बाद बात करेंगे हम कि भाई इम्यूनोसप्रेशन वगैरह है तो उसमें भी आप लाइव वैक्सीन नहीं दे सकते हो। HIV भी वही स्टेट है, उसमें भी आप लाइव वैक्सीन नहीं दे सकते हो एक्सेप्ट MMR और वेरिसेला जोस्टर दे सकते हो। कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी चल रही है, सब मिले ही जुला है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी चलेगी, इम्यूनोसप्रेस रहेगा, HIV रहेगा तो भी इम्यूनोसप्रेस रहेगा, तो सभी में आपको लाइव वैक्सीन नहीं देनी। भाई अगर आप लाइव वैक्सीन दोगे, लाइव वैक्सीन देते हैं तो होता क्या है? लाइव वैक्सीन देते हैं तो भाई साहब आपके शरीर का इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा होता है, जिसकी वजह से एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं। क्यों? क्योंकि इम्यून सिस्टम मस्त है आपका, तो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होंगी। अब भाई चाहे कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी हो, चाहे इम्यूनोसप्रेशन में हो, चाहे HIV हो, इसमें तो वैसे ही उसका इम्यून सिस्टम निपटा हुआ है, कहाँ से वो आपको एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करके देगा? तो ये चीज़ आपको ध्यान रहनी चाहिए। फीवर में कोई वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं होती है एक्सेप्ट टाइफॉइड वैक्सीन। तो ये आपको याद रखना है कि भाई टाइफॉइड वैक्सीन फीवर में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। ARTI या डायरिया, भाई अपर एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है या डायरिया है, तो कोई भी वैक्सीन ऐसी नहीं है जो इसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो। कौन सी वैक्सीन हैं जो साथ में नहीं दे सकते, हम पहले ही पढ़ चुके हैं, येलो फीवर और कॉलरा। प्री टर्म अगर बच्चा है या प्री मैच्योर बेबी है 2 किलो से कम का, तो हेपेटाइटिस बी नहीं दे सकते। 1 साल से कम है या छोटा बच्चा है तो येलो फीवर, मेनिंगोकोकल, नीमोकोकल। 2 साल से छोटा है तो टाइफॉइड, मेनिंगोकोकल, नीमोकोकल। प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर डिजीज़ है अगर, याद रखना, इस पर बहुत
ध्यान रखना। पर्ट्यूसिस वैक्सीन आप नहीं दे सकते, मगर कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं होती है अगर मेडिसिन देके एपिलेप्सी या सेरेब्रल पाल्सी को कंट्रोल कर लिया गया है, तब पर्ट्यूसिस वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है। वरना कोई भी प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ है तो पर्ट्यूसिस वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। ये समझना, अगर कोई न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ वगैरह है तो अब तो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है पर्ट्यूसिस। लेकिन अगर आपने दवाइयाँ शुरू कर दी हैं, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग शुरू कर दी हैं, तो दवाइयाँ शुरू हो गई हैं, तब आप पर्ट्यूसिस दे सकते हो। सिंपल। किल्ड वैक्सीन कब कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है? अब ज़्यादातर तो किल्ड वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं होती है, लेकिन जहाँ पे लगाना है, हमने पढ़ा था ना सबक्यूटेनियस से इंट्रामस्कुलर, तो वो लोकल जगह जिस जगह पे लगना है, या अगर कोई जनरल रिएक्शन उस जगह पे है, पुरानी जब आपने वैक्सीन दी थी तब किल्ड वैक्सीन नहीं लगाना है, बाकी हमेशा किल्ड वैक्सीन लगा सकते हो। तो किल्ड वैक्सीन जो है वो जिस जगह पे लगानी है उस जगह पे अगर कोई रिएक्शन हुआ है पुरानी डोज से, तब आपको किल्ड वैक्सीन नहीं देनी है, वरना आप दे सकते हो। एग एलर्जी है अगर किसी को, तो आप इन्फ्लुएंजा वैक्सीन नहीं करते हो, क्योंकि आपको पता है कि उसको उसी की मदद से बनाया जाता है वैक्सीन को। उसके बाद बूढ़ों में या बूढ़े इंसानों में कौन सी नहीं देते हैं, तो एच इन्फ्लुएंजा लाइव एटेन्यूएटेड, वही इंट्रानेजल आपको नहीं देनी है एल्डरली में। ये मुझे थोड़ा सा लगा था, क्योंकि जब हमने कंटेजियन मूवी देखी थी तो उसमें एल्डरलीज को भी वो लाइव एटेन्यूएटेड जो एच इन्फ्लुएंजा थी उसका इंट्रानेजल दे रहे थे, मगर जो मुझे एमसीक्यू मिला उसमें साफ लिखा हुआ है कि भाई एल्डरली मैन को कौन सी नहीं दे सकते, एच इन्फ्लुएंजा की जो लाइव एटेन्यूएटेड है, जो इंटरनेजली देते हैं वो नहीं दे सकते। तो ये कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। आखिरी में बस हम ये देख लेंगे कि भाई कौन कौन सी चीज़ें हैं जो एमसीक्यूज़ के तौर पे आपको याद आई थी। कि एफिकेसी हमने देखा था कि सिंगल डोज काफ़ी होती है लाइव एटेन्यूएटेड के लिए, तो सबसे ज़्यादा एफिकेसी है रूबेला की 95%, फिर मीजल्स की 90, फिर ओपीवी की 65 से 80, बीसीजी की 50 और टीटी की 70। ये एमसीक्यू के लिए आई थी, इसलिए आपको याद होना चाहिए। वाइवा के लिए याद होना चाहिए भाई हाईएस्ट किसकी है। उसके बाद कुछ और क्वेश्चंस आए थे कि कोलेस्ट्रम जो होता है ना, सबसे फर्स्ट इम्यूनाइजेशन बच्चे का कहा जाता है। माँ का जो पहला पीला दूध होता है वो कहा जाता है कि वो पहला इम्यूनाइजेशन होता है बच्चे का। अब एक और चीज़ होती है कि कंजेनाइटल पैसिव इम्यूनिटी किस में देखने मिलती है, मतलब कि माँ से बच्चे में इम्यूनिटी आ जाती है किन किन बीमारियों में, पोलियो, मम्स, मीजल्स, इसमें माँ के थ्रू ही बच्चे में आ जाती है कुछ समय के लिए, हमेशा के लिए नहीं। अब एक और सवाल इसी से कोरिलेटेड है कि आपने वैक्सीन दी लेकिन एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस नहीं हुई, दैट इज़ वैक्सीन फेलियर। मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है? मैटरनली डिराइव्ड एंटीबॉडीज़, माँ से ही आ गई हैं तो हमने अपने शरीर में एक्टिवली एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस ही नहीं की, तो हमने जो एंटीजन दिया वो उन एंटीबॉडीज़ ने निपटा दिया। तो वैक्सीन फेलियर का मोस्ट कॉमन कॉज होता है मैटरनली डिराइव्ड एंटीबॉडीज़। उसके बाद बात करें हम सेकेंडरी बूस्टर जो होता है एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी रिस्पॉन्स। जब हम नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे बहुत सी वैक्सीन हैं जिनका बूस्टर दिया जाता है, तो वो क्या करता है, उसका काम क्या है। पहली चीज़ तो लेटेंट पीरियड को छोटा कर देता है, दूसरी चीज़ एंटीबॉडीज़ को सबसे ज़्यादा अच्छा खासा बढ़ा देता है, उसके बाद एंटीबॉडी रिस्पॉन्स जो है उसको हायर लेवल पे मेंटेन करके रखता है बहुत लंबे समय के लिए। तो ये सेकेंडरी बूस्टर का जो हम बूस्टर्स देते हैं उसका मुख्य रोल होता है, जो आपसे वाइवा या एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। उसके बाद ये आपको पहले से पता है, माइक्रो में पढ़ते आ रहे हो कि एंटीसीरा किससे बनाया जाता है, या हॉर्स से बनाया जाता है। प्रीम्यूनेशन के ऊपर हमको एमसीक्यूज मिले थे, तो याद रखना कि ये क्या है, ये एक एक्टिव इम्यूनिटी की स्टेट है और ये इंडिविजुअल लेवल पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। स्पेसिफिसिटी इसमें होती है कि एक पर्टिकुलर बीमारी के लिए एक पर्टिकुलर आपको मिलेगा। अब जो इम्यूनिटी इसमें होती है वो किस पे डिपेंड होती है, वो डिपेंड होती है कि कितना इनएक्टिव इन्फेक्शन आपके अंदर है उस ही सेम स्पीशीज़ का। सेम स्पीशीज़ क्यों बोला, क्योंकि हमने कहा कि यहाँ स्पेसिफिसिटी मेंटेन होती है। तो इस पर एक एमसीक्यू मिला था मेरे को, इसलिए ये 4 पॉइंट्स इसके याद रखना। तो इतनी चीज़ें आपको इस स्लाइड में जितनी भी चीज़ें हैं सारे एमसीक्यूज़ के क्वेश्चन हैं। जैसे कि आपको पता है कि जितने भी अंडरलाइन क्वेश्चन अपने स्लाइड्स और नोट्स में हैं सभी एमसीक्यूज़ में पूछे हुए सवाल हैं। तो इतनी चीज़ें हैं जो आपको वैक्सीन के बारे में पता होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन की तो इस पर वेरी शॉर्ट नोट आ जाता है आपका, उसके बाद आपको शॉर्ट नोट भी आ जाता है। शॉर्ट नोट पे आपको उसको डिफाइन करना है, हिस्ट्री बतानी है और टाइप्स बताने हैं। अगर मैं बात करूं वाइवा की, तो वाइवा में आपसे पूछ लिया जाता है वैक्सीन क्या होती है ये बताओ,
कितने टाइप की होती है ये बताओ, लाइव एटेन्यूएटेड के बारे में कुछ बताओ। आपसे वाइवा में पूछा जाता है कि भाई क्या 2 लाइव वैक्सीन एक साथ दी जा सकती हैं और कौन सी 2 लाइव वैक्सीन है जो साथ में नहीं दी जा सकती। एग्जाम्पल्स आपसे कई बार पूछे जाते हैं। अगर मैं MCQs की बात करूं जो वेरियस PG एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं, तो जितने भी अंडरलाइन पार्ट हैं सभी MCQs हैं। तो आपको हेपेटाइटिस बी पे एक MCQ आया था कि भाई पहली रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन जो ईस्ट में बनाई गई थी कौन सी थी। उसके अलावा आपसे पूछा गया था कि भाई सिंगल डोज के लिए सभी अच्छी होती है एक्सेप्ट कौन सी है जो सिंगल डोज में नहीं बनाती है, दैट इज OPV। आपसे MCQ पूछा गया था कि कौन सी 2 लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन नहीं दे सकते हैं, और अगर आपको साथ में देनी है तो क्या होना चाहिए, तो दोनों को डिफरेंट साइड पे देना है। आपसे MCQ ये भी पूछा गया है कि अगर लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन लगाई है तो कितने समय बाद इम्यूनोग्लोबुलिन दोगे, और इम्यूनोग्लोबुलिन लगाया है तो कितने समय बाद लाइव एटेन्यूएटेड दोगे। और आपको MCQ इसके एग्जाम्पल्स पे, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन के एग्जाम्पल पे तो आया ही हुआ है। अगर मैं बाकी टाइप्स की बात करूं तो वाइवा की बात करें तो वाइवा में सिर्फ इसमें एग्जाम्पल्स बहुत मायने रखते हैं सबके, कि भाई आपने टाइप्स बता दिए अगर, तो आपसे वाइवा में पूछ लिया जाता है इनके एग्जाम्पल्स बता दो। उसके बाद अगर मैं MCQs की बात करूं तो पर्ट्यूसिस किसका एग्जाम्पल है, दैट इज इनएक्टिवेटेड या किल्ड वैक्सीन का, ये आपको MCQ आया हुआ है। टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो कौन सी वैक्सीन बनाते हैं, उस पर MCQ आया हुआ है। उसके बाद बात करें स्ट्रेन्स पे, तो ये जितने भी अंडरलाइन पार्ट हैं सारे आपको MCQs आए हुए हैं अलग अलग PG एंट्रेंस एग्जाम में। तो ये सारे स्ट्रेन्स आपको याद होने चाहिए क्योंकि MCQ में आते ही आते हैं। उसके अलावा डेंगू का आपको पता होना चाहिए, मेनिंगोकोकल का पता होना चाहिए, लेप्रेसी का पता होना चाहिए, येलो फीवर का पता होना चाहिए। येलो फीवर का 17D है, लेप्रेसी का जो है वो माइकोबैक्टीरियम इंडिकस प्राणी है, वो हम एक्चुअली अलग से पढ़ेंगे इस वैक्सीन को। मेनिंगोकोकल का भी है, आपको पता होना चाहिए, MCW135Y है। और उसके बाद डेंगू का जो है वो है CYD और TDV भी होता है। तो ये मैं नोट्स में डाल दूंगा। तो इतनी चीज़ें आपको स्ट्रेन्स में इस पे MCQ आता ही आता है। अगर हम कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात करें तो कॉन्ट्राइंडिकेशंस आपको वाइवा में ये ज़रूर पूछ लिया जाता है कि लाइव वैक्सीन कब कब कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती हैं, तो प्रेगनेंसी में, HIV में, इम्यूनोसप्रेशन में, कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी में, ये तो आपको वाइवा के लिए पता ही होना चाहिए। अगर मैं बात करूँ MCQ की, तो आपको क्वेश्चन आया हुआ है कि एग एलर्जी में कौन सी वैक्सीन नहीं दोगे, या एल्डरली में आप कौन सी वैक्सीन नहीं दोगे। और उसके बाद आपको ये जितने भी अंडरलाइन पार्ट दिख रहे हैं सारे MCQs आपसे पूछे हुए हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई पहला इम्यूनाइजेशन किसको कहते हैं, पैसिव इम्यूनिटी कौन कौन सी बीमारियों से आती है, उसके अलावा वैक्सीनेशन फेलियर का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, प्रीमिनेशन के बारे में पता होना चाहिए, सिंगल डोज से कितने एफिकेसी होती है, ये सारे आपको अलग अलग PG एंट्रेंस एग्जाम में पूछे हुए MCQs हैं। तो इतनी चीज़ें हैं जो आपको वैक्सीन अगर सवाल आता है तो उसमें पता ही होनी चाहिए। थैंक यू।